स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। ठीक, चलिए भाई। तो आज हमारा क्लास है सिग्निफिकेंट फीचर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपेटिका। अब तक जो हमने फैसियोला हिपेटिका पढ़ा, उसके जीवन चक्र का स्पेशल चीजें क्या हैं, क्या महत्वपूर्ण स्पेशल चीजें हैं, उनके बारे में बात करना है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल कैसे होता है बात करेंगे हम। चलिए एक एक करके देखते जाते हैं, बात करते जाते हैं। ये हमारा डायग्राम लाइफ साइकिल दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल क्यों है? क्योंकि भैया आप देखिए, एक फैसियोला हिपेटिका है, इसको दो अलग अलग होस्ट में जीवन व्यतीत करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर टू होस्ट। बताइए पहले वाले होस्ट को क्या बोलेंगे? प्राइमरी होस्ट। ठीक। अब प्राइमरी होस्ट में कौन हो सकता है? प्राइमरी होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट भी के नाम से भी जानते हो ना? प्राइमरी होस्ट को और किस नाम से जानते हो भाई? डेफिनेटिव होस्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक, चलिए। तो कौन है भाई प्राइमरी होस्ट में? प्राइमरी होस्ट बोलो या डेफिनेटिव होस्ट बोलो? डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है इसमें? शिप, खासकर शिप होता है। शिप एक प्रकार का क्या है? फाइलम कॉर्डेट है इसका, फाइलम कॉर्डेटा है, और क्लास मेमेलिया है, मतलब मेमल्स एक प्रकार का ये हो गया। उसके बाद जो अगला होस्ट है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कौन है भाई इसमें? स्नेल। स्नेल में मैं बता चुका हूं, प्लेनॉर्बिस, लिमनिया, ऐसे करके 5-6 हैं। मैं चलो डायग्राम दिखा दूं एक बार आपको फिर। शुरू शुरू में ले लिया था डायग्राम को हमने, ये देखिए, ये प्लेनॉर्बिस, लिमनिया, बोलिनस, ये सब है ना। प्राइमरी होस्ट में शीप, गॉट, हॉर्स, डॉग, एस, ऑक्स, डियर, एंटीलोप, ये सब जितना दिख रहा है आपको, एलिफेंट, मैन, मंकी, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सब, रैबिट वगैरह सब। लेकिन सबसे ज्यादातर इसमें कौन है बोलने पर इंपॉर्टेंट जो इन्वायरमेंट मिलता है प्राइमरी होस्ट के लिए, वो है शिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी होस्ट लिमनिया, प्रिलॉर्बिस, बुलिनस, ये सब है। बस देखते हैं। ठीक, तो स्नेल मैं बता दिया क्या क्या है, लिमनिया, प्लेनॉर्बिस सब है। ये इसका फाइलम क्या होता है? कई बार पढ़ चुके, मोलस्का। ठीक, और ये जो स्नेल है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्लेनॉर्बिस मान लीजिए। अब यहाँ पर कौन है? प्लेनॉर्बिस। ठीक, और ये जो मोलस्का है ना, इसको गैस्ट्रोपोडा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोड भी कहते हैं उसको। ठीक, तो ये हो गया। चलो इसके बारे में इतना जानते हैं हम लोग। क्योंकि दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, दो होस्ट में जीवन पूरा होता है,
इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल होता है कैसे कहलाता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। अब देखिए दो दो होस्ट में जीवन पूरा करना है, और इसके जीवन में क्या क्या चीजें रहती हैं, देखो भाई। पहले एडल्ट जो है प्राइमरी होस्ट में मिलता है, इसका एडल्ट, ठीक, ये प्राइमरी होस्ट में। उसके बाद धीरे धीरे क्या फिर आता है, इस एडल्ट से कैप्सुलेटेड एग निकलते हैं, वहां से मीरास्टिडियम लार्वा निकलता है, फिर मीरास्टिडियम लार्वा बदलता है जब सेकेंडरी होस्ट के अंदर घुसता है तो स्पोरोसिस्ट लार्वा में, स्पोरोसिस्ट लार्वा बनाता है, फिर क्या, जब स्पोरोसिस्ट लार्वा फट जाता है बन जाता है रेडिया लार्वा। फिर रेडिया लार्वा से यदि रेडिया लार्वा नहीं बनता है, देखो समर सीजन में रेडिया से रेडिया बनता है अगले जनरेशन का, लेकिन विंटर में रेडिया से सरकरिया लार्वा बनता है, सरकरिया लार्वा। फिर सरकरिया लार्वा मोलस्का के बॉडी से बाहर निकलता है और पानी में तैरता है, जाके किसी घास में चिपक जाता है, कहलाता है मेटासरकरिया। अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, सिस्ट बना लेता है ये। फिर इस सिस्ट वाले मेटासरकरिया को यदि कोई शिप फिर खा जाता है तो उसकी बॉडी में फिर चला जाता है, और ये लाइफ साइकिल ऐसे पूरा होता है, ठीक। तो बताइए इतने सारे लार्वा की कंडीशन है, ये सब लार्वा है, मेरिस्टेम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सरकरिया लार्वा, ये यहां से लेकर के यहां तक लार्वा हैं। तो सीधा सीधा ये हुआ कि लाइफ साइकिल तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई एक लार्वा तो नहीं है भाई। किसी के बॉडी में किसी के जीवन में एक लार्वा मिलता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो पांच पांच लार्वा मिल रहे हैं, तो इसका तो बहुत ही मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो लार्वा भी है और एडल्ट भी है, और लार्वा में कई लार्वा है, इस सीक्वेंस में याद कर लेना आप लोग, ये लार्वा और बाकी सब क्या है, एडल्ट। मतलब ये ऊपर वाला एडल्ट है, मैं उल्टा बोलते तो ऊपर वाला एडल्ट है और बाकी सब क्या है, लार्वा है, ठीक। ऊपर वाला एडल्ट हो गया ये, और बाकी सब क्या है, लार्वा है। इसलिए इसका लाइफ साइकिल बहुत ही कैसे होता है, कॉम्प्लिकेटेड। क्यों ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हुआ, क्योंकि एडल्ट प्लस 5 लार्वा प्लस 2 होस्ट, ये सब होने की वजह से लाइफ कैसे हो जाता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। मामला समझ में आया, ये हिप्पोफेसियोला की बात कर रहा हूं मैं। ये फेसियोला का एडल्ट है, 5 लार्वा है, फिर 2 होस्ट है उसकी जिंदगी में, तो लाइफ साइकिल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहला स्लाइड समझ में आया, यस सर। ठीक। चलिए अगला आते हैं चांसेस ऑफ डेथ। तो मरने के कितने चांसेस हैं भाई इसके, भाई इतने सारे लार्वा हैं, 5 5 लार्वा हैं, तो मरने के चांसेस तो ज्यादा होंगे, ठीक, मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। कहाँ कहाँ मरने का चांस है, देखिए सबसे पहला चीज, मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, जो हम लोग बात कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एक एक करके। आपको पता है ना कि सीप के बॉडी से क्या निकलता है, कैप्सुलेटेड एग, ठीक, क्या निकलता है, कैप्सुलेटेड एग। ये देखिएगा आप, ये तो हम कहानी शुरू करते हैं वहीं से, कि पहला चांस, पहला खतरा कहां पे है, फर्स्ट हैजार्ड्स। क्योंकि इसके लार्वा में बहुत सारे, इसके लाइफ साइकिल में बहुत सारे लार्वा आते हैं, तो मैं इसको लिख दूं, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है तो इसमें खतरा हमेशा बने रहता है। तो सबसे पहला खतरा कहां पे होगा, फर्स्ट हैजार्ड्स कहां पे हो सकता है, फर्स्ट हैजार्ड्स, पहला खतरा कहां है, कि ये जो कैप्सुलेटेड एग निकल रहे हैं ना, इन कैप्सुलेटेड एग को बहुत खतरा है। क्यों, क्योंकि जब वो निकलते हैं नहीं पता कौन से इन्वायरमेंट में ये इसके मल के द्वारा निकल रहे हैं, कहां पे मल करेगा इसका जो गारंटी थोड़ी है। किसी सूखे भाग में जाके कर दिया मल तो उसमें जितना भी कैप्सुलेटेड एग निकले सब मारे गए।
क्योंकि बाहर में इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, या तो वाटर होना चाहिए या तो फिर 60% मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला खतरा तो यहाँ पे हो गया, लिख दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर कब बोलने पर पहला हजार, व्हेन कैप्सुलेटेड एग come out with sheep फेसिस। फेसिस मतलब फिकल मैटर, मल उसका है ना, जब मल के साथ बाहर आता है तो इसको पहला खतरा होता है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स, क्या चाहिए उस कैप्सुलेटेड एग को? वाटर या फिर 60% मॉइस्चर, नमी होना चाहिए, नहीं तो मारा जाएगा। एंड सुइटेबल पीएच एंड टेम्परेचर, जितना तापमान और जितना पीएच चाहिए वो भी होना चाहिए, ये होगा तो जिंदा रहेगा। ठीक, अदरवाइज इट विल बी डाई। ये पहला खतरा था। दूसरा खतरा क्या है? देखो, पहला खतरा हमने बता दिया, यहां पर हो रहा है, इन एग को हो रहा है जो बाहर निकल रहे हैं अभी। सेकेंड हैजार्ड क्या है भाई, देख लो। सेकेंड हैजार्ड क्या है कि ये जो कैप्सुलेटेड एग बाहर आ गया, मान लीजिए सर्वाइव कर रहा है। कैप्सुलेटेड एग से एक एम्ब्रियो डेवलप होता है 4-5 दिन में और बाहर निकलता है हैचिंग करके। हैचिंग करके जब बाहर निकलता है उसको बोलते हैं मिरास्टिडियम लार्वा। अब जैसे मिरास्टिडियम लार्वा बाहर निकला तो 24 घंटे के अंदर उसको सेकेंडरी होस्ट मिलना चाहिए, नहीं तो मारा जाएगा वो। इसलिए बहुत ही उतावलेपन के साथ ढूंढते रहता है। उतावलापन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही बेसब्री से ढूंढते रहता है अपने सेकेंडरी होस्ट को। क्योंकि यदि मिरास्टिडियम लार्वा इस कवच से बाहर निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर वो नहीं मिल पाया उसको सेकेंडरी होस्ट, तो मिरास्टिडियम लार्वा मारा जाएगा। चलिए, तो अगला क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? अगला को हम इस कलर से लिख देते हैं। When Miracidium larva release from capsules after hatching, हैचिंग के बाद जब मेरास्टिडियम लार्वा कैप्सूल से बाहर निकला तो ये किसको ढूंढता है? सेकेंडरी होस्ट को, बोले तो स्नेल को। ठीक, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मारा जाएगा। इट रिक्वायर, क्या चाहिए इसको? सेकेंडरी होस्ट, बोले तो स्नेल, विद इन 24 आवर्स, अदरवाइज इट विल बी डाई। 2010 हो गया, दो खतरा हो गया। एक तो जब कैप्सूल निकलता है तब, जब कैप्सुलेटेड एग से मिरास्टिडियम लार्वा निकलता है तब, और तीसरा और आखिरी जो सबसे खतरा है कि मान लीजिए सेकेंडरी होस्ट में आ गया था मिरास्टिडियम लार्वा, डेवलप हो रहा है, स्पोरोसिस्ट बनाया, रेडियल लार्वा बनाया, सरकरिया लार्वा बनाया। सरकरिया लार्वा जब बाहर निकलता है फिर मीडियम में आया। कुल मिला के जब इन्वायरमेंट में आते हैं ना, होस्ट से इन्वायरमेंट में आते हैं, खुले इन्वायरमेंट में आते हैं, तब उनको खतरा रहता है। तो जब फिर आया, अभी सेकेंडरी होस्ट से बाहर आ रहा है, कौन आ रहा है? सरकरिया लार्वा।
तो वो जब मेटासर्केरियल लार्वा बनाता है तो उसमें सिस्ट बनना चाहिए। सिस्ट मतलब बाहर में कवच। यदि कवच नहीं बना और खा लिया गया किसी प्राइमरी होस्ट भीड़ के द्वारा, तो प्राइमरी होस्ट के स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के द्वारा उसको डाइजेस्ट करके पचा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मारा जाएगा। फिर खतरा यहां पर। चलिए भाई हम बात करते हैं चलिए थर्ड हैजार्ड्स, तीसरा खतरा। ठीक, ये तो थर्ड हैजार्ड्स क्या है भाई हमारा? अलग कलर से ले लेते हैं इसको, इसको आफ्टर रिलीज ऑफ सर्केरिया लार्वा फ्रॉम सेकेंडरी होस्ट, ठीक, दे कन्वर्ट सीधा मैं लिख दे रहा हूँ कि सर्केरिया convert into metacercaria if metacercaria not insisted, सिस्ट वाल नहीं बना है, and grazing by sheep, बोले कि प्राइमरी होस्ट, sheep मतलब प्राइमरी होस्ट ग्रेजिंग कर लिया गया, खा लिया गया, अगर सिस्ट नहीं बन पाया है, नॉट इंसिस्टेड बोल रहे हैं, सिस्ट नहीं बना और खा लिया गया भीड़ के द्वारा, देन it will be digested by gastric juice of primary host। तीन जगह खतरा हुआ कि नहीं बताएं? यहां पर अनइंसेस्टर वाला खा लिया गया तो शिप के स्टमक में, स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर समझ में आया? चलिए भाई मैं सेव कर लिया इसको। समझ में आया कि नहीं भाई? बताएं कौन कौन हो? उल्लास, हेमलता, कॉन्सेप्ट को समझो, रटना मत कभी ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सब क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, चांसेस ऑफ डेथ, अगला हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन की रेट बहुत ज्यादा होती है फैसियोला हिपेटिका में। अब पूरी दुनिया का एक नियम है कि जिस ऑर्गेनिज्म के जिंदगी में ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है उनमें मरने का दर भी ज्यादा है, जिनमें बनने का दर ज्यादा उनमें मरने का दर भी ज्यादा है। ठीक, अब देखिए मच्छर कितना ज्यादा बनते हैं उतना ज्यादा मरते भी हैं, हम जितना कम बनते हैं उतना कम मरते हैं। मच्छर इतना थोड़ी बढ़ते हैं हम लोग, हम धीरे धीरे पैदा होते हैं एक एक करके, तो एक एक करके मरते हैं। मच्छर तो एक बार में लाखों की संख्या में बनते हैं और लाखों की संख्या में मरते भी हैं। तो कुल मिला के क्या है
कि हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, यदि रिप्रोडक्शन की रेट ज्यादा होगी तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा वो चांसेस ऑफ डेथ। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन is proportional to chances of death। जितना ज्यादा वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो मरेंगे भी। आप चाहे दुनिया में किसी भी स्पीसीज की बात कर लीजिए। चलिए थोड़ा एक मोटा मोटी, कभी याद मत कर रहे हैं इसको, मोटा मोटी हमें काउंट कर रहे हैं कितना बनते होंगे ये। चलिए आपको पता है कि एक प्राइमरी होस्ट के बॉडी में एक टाइम पर लगभग कितना एडल्ट फेसियोला हिपेटिका पाए जाते हैं? इन एन एडल्ट, इन एन इन प्राइमरी होस्ट बोले तो शीप, ठीक, एट ए टाइम बताओ कितना पाए जाते हैं बोलने पर? 200 की संख्या में एडल्ट फ्लूक पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 200 एडल्ट फेसियोला प्रेजेंट इन लीवर। लीवर में होते हैं, एक बार में 200 होते हैं। और प्रत्येक क्या देते हैं भाई? एक कैप्सुलेटेड अंडे को देते हैं प्रत्येक। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ऐसा ऐसे ऐसे की संख्या 200 है एडल्ट फेसियोला हिपेटिका की। प्रत्येक एडल्ट फेसियोला हिपेटिका, चूंकि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है हर किसी में, तो प्रत्येक एडल्ट फेसियोला हिपेटिका एक बार में लगभग लगभग एक बार में ना 3000 अंडे देते हैं। एक बार में कितने अंडे देते हैं? 3000 ईच एडल्ट प्रोड्यूस इन ए टाइम कितना? लगभग लगभग 3000 अंडे देते हैं। 3000 कैप्सुलेटेड एग। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि एक बार में कितना देता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक एडल्ट पूरे जब तक जिंदा है तब तक कितने अंडे देता है एक एडल्ट? मेरी बात को समझें। ये एडल्ट फेसियोला हिपेटिका ये एक बार में 3000 अंडे कैप्सुलेटेड अंडे को देता है, और वो अंडे जो हैं ये इसके मल के द्वारा, प्राइमरी होस्ट के मल के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ये तो एक बार की बात हुई। मैं बोला ये एडल्ट अब भी तो लीवर में है ना, तो लीवर में रह के कितने अंडे दे सकता है अपने पूरे जीवन में वो? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइमरी होस्ट की जीवन भर में कितना ना, मैं बोला एक एडल्ट फेसियोला हिपेटिका अपने जीवन भर में कितना अंडे देता है? कोई बता पाएंगे? एक एडल्ट फेसियोला अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग लगभग 2 लाख अंडे देते हैं। एक बार में 3000 देते हैं ना, मैं एक बार में कितना देते हैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोला अपनी जीवन भर में कितना अंडे देते हैं, तो 2 लाख। बट each adult produce total capsulated egg in their whole life। पूरे जीवन में कितना दिया? तो 2 लाख अंडे देता है एक एडल्ट पूरे जीवन भर में, 2 लाख अंडे। ठीक
ठीक है, 2 लाख। ठीक, समझ में आया? तो मुझे बताइए, ऐसे ऐसे एडल्ट कितने तो थे इसके अंदर, एक शिप के अंदर? लगभग 200। और एक एडल्ट ने पूरे जीवन भर में कितना अंडे दिया आपने? तो 2 लाख। तो 200 ने कितना दिया, ये बात कर लेते हैं हम लोग। सो यहां लिख दे रहा हूं, बिकॉज one adult produce 2 lakh capsulated egg in लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर में इतना प्रोड्यूस करता है। सो अब कितना है उसके अंदर? 200 एडल्ट प्रोड्यूस कितना एग? 2 लाख गुणित 200 कर दो। एक के लिए 2 लाख थे, अब तो 200 एडल्ट है उसके अंदर, एक शिप के अंदर, एक समय पर। 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना? शून्य, 3 2 5, 5 2 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो देखिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मैं ऐसे कुछ ज्यादा समझ में आएगा। 4 करोड़। तो एक शिप के जीवन में कितना निकल रहे हैं भाई कैप्सुलेटेड एग? 4 करोड़ समझ लीजिए आप। समझ में आया ना? हाँ या ना? ये कैलकुलेशन है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब मैं बोला चलिए, अब मैं बाकी सब भूल जाऊं, मैं बोला एक, ऐसे टोटल कितना बन रहे हैं कैप्सुलेटेड एग? 4 करोड़ टोटल ना। टोटल जो 200 एडल्ट हैं अपने जीवन भर में 400 कैप्सुलेटेड एग निकालेंगे, इससे 4 करोड़। एक करोड़ कैप्सुलेटेड एग निकालेंगे। प्रत्येक से क्या बनेगा? मिरास्डियम लार्वा। तो ऐसे मिरास्डियम लार्वा की संख्या कितना हो जाएगा? 4 करोड़। 4 करोड़ मिरास्डियम लार्वा हो जाएगा। अब मिरास्डियम लार्वा जाएगा कहां पे? सेकेंडरी होस्ट के अंदर एंट्री मारेगा। संख्या देखो आप, पहले मैं इसको सेव कर रहा हूं, रुकिए। बस थोड़ा सा ना, चलिए देखते हैं। अब जब किसके अंदर जाएगा? एक मिरास्डियम लार्वा जब जाता है तो एक स्पोरोसिस्ट लार्वा बनता है। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, एक मिरास्डियम बदल जाता है खुद, उसका अपना बाहर का एपिडर्मल शिलिया वगैरह को रिमूव कर देता है, उसके ऊपर में क्यूटिकल का लेयर बना देता है और बहुत सारे ऑर्गन को गायब कर देता है। तो बन जाता है क्या? स्पोरोसिस्ट। तो ऐसे कितना हमारे पास है? 4 करोड़ मिरासिडियम कन्वर्ट इंटू 4 करोड़ क्या जी? स्पोरोसिस्ट। ये एक राउंड की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक बार जो एडल्ट 200 हैं वो 200 मरते तक कितना काम करेंगे? ये 4 करोड़। अब 4 करोड़ स्पोरोसिस्ट। अब बताइए, बिकॉज अब बताइए कि एक स्पोरोसिस्ट से कितना रेडियल लार्वा बनता है?
one स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस, एक स्पोरोसिस्ट कितना रेडियल लार्वा बनाता है? लगभग लगभग 8 से 12 रेडिया लार्वा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि चलिए एक स्पोरोसिस्ट से 12 रेडियल लार्वा बनता, मान लीजिए। तुम्हारे पास कितना स्पोरोसिस्ट है? ऐसे कितना स्पोरोसिस्ट है? 4 करोड़। ठीक, अब देख लीजिए 4 करोड़, 4 करोड़ स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस कितना रेडियल लार्वा? तो 4 करोड़ कर दो, यहां पर कितना शून्य देखो, 3 3 1 7 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 4 करोड़ इंटू 12 कर दीजिए, रिजल्ट में क्या आ गया? 12 4 48, 48 हो जाएगा। कितना शून्य? 7 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 3 6 ये 1 6 7 है ना। इधर से गिनते हैं, इकाई दहाई करके ऐसे गिनते हैं। ठीक, तो कितना हो गया बताइए? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 48 करोड़, 48 करोड़ क्या बन गए? रेडियल लार्वा। ये रेडियल लार्वा बन गया। सोचिए अब कितना बन रहा है। ठीक, अब एक रेडियल लार्वा से कितना सर्करिया लार्वा बनता है? 1 रेडियल लार्वा प्रोड्यूस हाउ मेनी सर्करिया लार्वा? देख लो, यहां पर कल ही पढ़े हम लोग। देखिए 1 रेडियल लार्वा कितना सर्करिया बनाता है? 14 से 20 लिखे हो ना। चलिए उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। 14 से 20 सर्केरिया लार्वा। और मैं उसको मिस कर रहा हूं, अभी नहीं करना हूं कि समर सीजन में क्या होता है कि एक रेडियल लार्वा से फिर 14 से 20 रेडियल लार्वा और बनेंगे। देखो तो संख्या कितना बढ़ रहा है। मैं इसको तो छोड़ ही दे रहा हूं उधर, मैं सीधा सर्केरिया लार्वा पे आ रहा हूं। तो बताइए अभी मेरे पास कितना करोड़ है रेडियल लार्वा? सो 48 करोड़ रेडियल लार्वा प्रोड्यूस हाउ मेनी सर्करिया लार्वा? तो 48 करोड़ लिख दो, 7 शून्य उतार देते हैं, इंटू 20 कर दीजिए ये 20, क्योंकि एक रेडियल लार्वा 20 सर्करिया का बनाता था, लेकिन मेरे पास एक रेडियल लार्वा नहीं था भाई। कितना था? 48 करोड़ रेडियल लार्वा थे। ठीक, तो कितना बनेंगे? गुणित 20 कर दो, कितना हो जाएगा देखिए अब। 48 दूनी कितना हो जाएगा? 96, 96 शून्य कितना हो जाएगा? अब 8 हो जाएगा। 3 3 6 7 और इधर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 60 करोड़। ये क्या हो गया? 9 अरब हो गया, 60 करोड़ हो गया। याद हो जाएगा ना। एक डाटा लगभग लगभग कितना पड़ रहा है देखिए, इतना क्या बन गए? सरकरिया लार्वा बन गई है। अब इनमें से जो जाएंगे इसके अंदर जाएंगे, जाना देते हैं उसको जितना जाएंगे। ये गए, ये सब जाके घास में चिपकते हैं और इसको ये क्या बन गई? ये शर्करिया लार्वा। और यही सर्करिया लार्वा बनते हैं कि क्या? मेटा सर्करिया लार्वा। यदि सारे के सारे सर्करिया लार्वा बदल गए मेटा सर्करिया में, इफ
ऑल सर्केरिया लार्वा कन्वर्ट इनटू मेटा सर्केरिया लार्वा देन बताइए कितना लार्वा बन गए मेटा सर्केरिया के? 9 अरब 60 करोड़। इकाई कितना है देखिए तो, 2 2 4 2 6 7 और 8। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 60 करोड़। इतना क्या बन गए मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया ठीक। लार्वा। बस 1 मिनट में एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। हाँ चलिए भाई, अब मेटा सर्केरिया लार्वा इतना सारे बन गए, अगर सारे खा लिए जाएं किसके द्वारा? इफ फीड बाई शीप, तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। ये तो सोचिए, एक चीज सोचिए आप कि एक बार जो 200 यहां पर हमारे पास क्या है, एडल्ट फ्लूक है, 200 एडल्ट फ्लूक हैं, वो जब अपने जीवन पूरा बिताते यहां पर, तो प्रत्येक फ्लूक 2-2 लाख बनाते हैं कैप्सुलेटेड एग। तो जाके जब रिटर्न में फिर घूम के आता है तो लगभग कितना आ रहा है, अरब में कितना अरब, 9 अरब 60 करोड़, जो कि केवल 200 हुआ करते थे। फिर मैं बीच में रेडियल लार्वा से रेडियल लार्वा बनता है उसको नहीं काउंट कर रहा हूं ना। तो कहने का मतलब रिप्रोडक्शन की रेट कैसा है इसका, सुन पा रहे हो कि नहीं? रिप्रोडक्शन की रेट कैसा है, बहुत हाई, बहुत हाई है। लेकिन मुझे बताइए, रिप्रोडक्शन की रेट हाई है, खरबों की संख्या में अरबों की संख्या में बन रहे हैं, तो क्या ये सब के सब बच रहे हैं क्या? नहीं बच रहे हैं, केवल कुछ ही बचते हैं भाई। अगर ऐसे होता ना तो आज सारे शिप इन्फेक्टेड हो गए होते और इनकी संख्या केवल होती। ये तो एक शिप में ये चल रहा है, बोल रहा हूं मैं, एक समय पर वो भी। तो सारे बचते ही नहीं है, बहुत सारे मर जाते हैं। क्यों? बीच में लार्वा लिस्ट जाती है। कैप्सूल से जब वो सही वातावरण नहीं मिला, टेम्परेचर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पीएच नहीं मिला, मर गया। यहाँ मिरास्डियम लार्वा को स्नेल नहीं मिला, मर गया। स्नेल से जो सर्करिया लार्वा निकला था, मान लीजिए किसी घास में नहीं चिपका, सही टेम्परेचर नहीं मिला, सही जो जो चीज मिलना चाहिए नहीं मिला, यहाँ पर इन्वायरमेंट, मर गया। अनइनकैप्सुलेटेड एग को खा लिया गया शिप के अंदर, तो गैस्ट्रिक जूस से मर गया। तो संख्या जितनी है मरने का स्पीड भी उतना होगा। समझ में आया कुछ? हाँ या ना? रेडियल लार्वा यस 48 सर। करोड़ रेडियल लार्वा यहाँ पर 48 करोड़ कर दे रहा हूं मैं। फिर स्पोरोसिस्ट कितना मर रहे हैं भाई, देख लो। सॉरी, सर्केरिया 9 अरब 60 करोड़, 9 अरब 60 करोड़। ये फिर रिपीट हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन की रेट तो बहुत ही हाई है।
ये सब स्पेशल फीचर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, लेकिन सब बचते नहीं है भाई, बहुत सारे मारे जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल नंबर में जो बचते हैं वो बहुत ही कम बचते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे, सेव होने दीजिए इसको। बट इन एक्चुअल number of different larvas, अलग अलग हैं, are less than counted above। समझ जाओगे, जो लार्वा बचते हैं उनका संख्या वास्तव में जो अभी काउंट किया उससे कम बचते हैं। ठीक, इसलिए कम संख्या में ही साइकिल चलाते हैं। इसीलिए क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ रहे हैं उतना मर भी रहे हैं ना। अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मरने का दर भी तो बढ़ेगा, मतलब डेथ रेट, ये चांसेस ऑफ डेथ। ये भी मरेगा, जितना बनेंगे उतना मरेंगे, ये तो कम ही पहुंचते हैं जो साइकिल पूरा कर पाते हैं। आगे बढ़ूं, अगला अगला पॉइंट पे आऊं क्या? इतने में समझ जाओगे तो अगला पॉइंट पे आता हूं। अगला हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी क्या होता है भाई? अब जरा स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा को देख लो, यहां पर ना देखो, आगे हम पिछला वाला देख लेते चलिए। ये देखिए, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है। स्पोरोसिस्ट लार्वा से जब रेडियल लार्वा बनता है तब इमेजिन करें अंदर क्या दिख रहा है, जर्म बॉल दिख रहा है, देखिए तो अंदर ये जर्म, ये जर्म बॉल है, ये सब जर्म बॉल, ये सब जर्म बॉल दिख रहे हैं। इस जर्म बॉल ही डेवलप होकर के क्या बनाता है, ये पूरा एक रेडियल लार्वा बनाता है। तो यहाँ पर इस रेडियल लार्वा को बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई स्पर्म या ओवम का फ्यूजन हुआ क्या? इसको बनाने के लिए कोई स्पर्म या ओवम फ्यूजन हुआ? नहीं हुआ, वो तो इसी से ही बन गया भाई, वो तो इसी से ही बन गया, इसी से ही, है ना, इसी से ही बन गया, इसी से ही बन गया, देखो ये बिना स्पर्म ओवम के फ्यूजन के। तो इसको मैं एक प्रकार से क्या बोल सकता हूं भाई, पार्थेनोजेनेसिस हुआ भाई। यहाँ पर क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, क्या कहलाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, तो पार्थेनोजेनेसिस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मैं यदि बात करूं, यहां पर देखिए, ये पूरा पढ़ चुके हम, देखिए यहां पर ये देखिए, यहां पर ये शिप के बॉडी में ही चल रहा था, बाइल डक्ट में, लीवर के बाइल डक्ट में, कि एक फेसियल हेपेटिका का स्पर्म आता था लॉरस कैनाल से और दूसरे फेसियल हेपेटिका के ओवम के पास जाता था और उसको फर्टिलाइज करता था। तो यहाँ पर स्पर्म ओवा की जरूरत पड़ रही थी। तो एडल्ट को स्पर्म ओवा की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी जितने लार्वा होते हैं ना उधर उनको जरूरत नहीं पड़ती स्पर्म ओवा की। भाई तो अलग अलग तरीके से हुआ ना फिर रिप्रोडक्शन। तो लार्वा बिना स्पर्म ओवा के फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब वहां पर एक प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस था। ठीक, और इसी पार्थेनोजेनेसिस को ही बोलता हूं मैं क्या, हेटेरोगेमी रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए
ये सब पढ़ लिया था हमने, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देख लेते हैं भाई, चलिए थोड़ा सा और। ये यहाँ पर कौन कौन से लार्वा बोल रहा हूं मैं? एक तो यहाँ पर ये स्पोरोसिस्ट लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, और दूसरा है हमारा रेडियल लार्वा। मैं कह रहा हूं ऐसे, चलिए यहाँ पर स्पोरोसिस्ट लार्वा और यहाँ पर रेडियल लार्वा। देखो जी, स्पोरोसिस्ट लार्वा से बनता है क्या? रेडियल लार्वा। मैं ऊपर से नीचे लिख दे रहा हूं तो बढ़िया रहेगा, है ना। लार्वा से बन गया रेडियल लार्वा। फिर रेडियल लार्वा में दो चक्कर चलता है, समर सीजन और विंटर सीजन में। ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर। समर सीजन में क्या चलता है देखिए भाई, सेकेंड जनरेशन का लार्वा, सेकेंड जनरेशन रेडिया लार्वा, ये बनता है। और विंटर सीजन में सेकेंड जनरेशन का सरकरिया लार्वा। सरकरिया लार्वा ये। तो ये स्पोरो, एक स्पोरोसिस्ट से कितना रेडियल लार्वा बनता है अभी बताया हूं मैं। एक स्पोरोसिस्ट कितना रेडियल लार्वा? लगभग लगभग 8 से 12। एक स्पोरोसिस्ट 8 से 12 रेडियल लार्वा, और एक एक रेडियल लार्वा से कितना कितना अभी बताया था मैं आपको, देखो 14 से 20 सरकरिया लार्वा। ये यहाँ पे मान लो या यहाँ पे मान लो, ये 14 से 20, 14 से 20। तो ये कैसे बन रहे हैं? बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को बोलते हो हेट्रोगेमी। ये तो है हेट्रोगेमी, क्योंकि यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया, जर्म बॉल से बनता है। यहाँ भी पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। तो हेट्रोगेमी बोलो या पार्थेनोजेनेसिस बोलो, एक ही है। या इसको मैं दूसरा बोल सकता हूँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना स्तंभ की संख्या बढ़ रहा है। समझ में आया कहानी? हाँ या ना? आगे बढ़ो फिर। Yes, sir. विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन रिप्रोडक्शन occurs by without gametic fusion. Okay. Reproduction occurs by without gametic fusion. ये हेट्रोगेमी। आगे बढ़ते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सेम चीज मैं उतार दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लो। अब पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? एक बार में कई एम्ब्रियो बनते हैं, जैसे मैं भी बोला हूं
कि एक स्पोरोसिस्ट लार्वा से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा 8 से 12 रेडियल लार्वा बने, और एक एक रेडियल लार्वा से 14 से 20 सर्केरिया या रेडिया, जो बोलो, अलग अलग समय पर अलग अलग ये बने। संख्या देखिए तो एक से कितने सारे बन रहे हैं, इसी को बोलते पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, डायग्राम दिखाता हूं, चलिए। ये देखिए, यहां से देखिए, बताइए, ये एक स्पोरोसिस्ट था, उसके अंदर देखिए तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, कितने सारे यहाँ पर रेडियल लार्वा डेवलप हो रहे हैं। तो उसमें से एक रेडियल लार्वा को दिखाया गया डायग्राम में यहाँ पर, और इस एक रेडियल लार्वा के अंदर देखिए फिर समर सीजन में कितना फिर रेडियल लार्वा डेवलप हो रहे हैं। देखिए, या विंटर सीजन में बात करूं, देखिए ये समर सीजन वाला हो गया, ये विंटर सीजन में कितना स्पोरोसिस्ट लार्वा देखिए, ये दिख रहा है आपको, सरकरिया लार्वा कितना बन रहा है। तो यही है, एक लार्वा के अंदर कई सारे लार्वा डेवलप हो रहे हैं, इसी को मैं क्या बोलूंगा, पॉली एम्ब्रियोनी। समझ में आया, एम्ब्रियो का एक से ज्यादा बनना। चलिए देखते हैं, ये जो हेट्रोगेमी था ना, जिसको मैं हेट्रोगेमी बोल रहा था, पार्थेनोजेनेसिस बोल रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा था, मैं इसको पेडोजेनेसिस के नाम से भी जानता हूं, पेडोजेनेसिस के नाम से भी जानता हूं। लार्वल फॉर्म में रहते हुए रिप्रोडक्शन करके नया लार्वा बनाना पेडोजेनेसिस कहलाता है। एक तो खुद लार्वा है और दूसरा नए लार्वा को बना रहा है और संख्या में ज्यादा, कहलाता है पेडोजेनेसिस। ठीक है, चलिए अगला, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या था, किसमें पाया जाता था, इन सेम वही स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया लार्वा, जैसे हेट्रोगेमी पाया जाता था इन स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया लार्वा। तो पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या, प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना पॉलीएम्ब्रियो कहलाता है। और ऐसे स्पोरोसिस्ट में भी होता है, जैसे एक स्पोरोसिस्ट 8 से 12 रेडिया लार्वा बनाता है, इसका मतलब 8 से 12 एम्ब्रियो बनाएगा वो। अब एक रेडिया से 14 से 20 सर्केरिया बनेगा, ये भी पॉलीएम्ब्रियो नहीं होगा। आगे बढ़ू, Yes, sir. चलिए चलिए अगला देखो आप, मेटाजेनेसिस। ये क्या है भाई, आप खुद देखो, मैं यहां पर दो अलग अलग ग्रुप में बांट दे रहा हूं। देखिए, आप ये समझ लीजिए, ये मैं 3 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है वो शिप को बता रहा है, यहाँ पर क्या है, शिप, यहाँ शिप है, और यहाँ पर क्या है, स्नेल, बीच में क्या है, इन्वायरमेंट, ये। ठीक, तो शिप से क्या निकलता है, कैप्सुलेटेड एग, देखते रहना, कैप्सुलेटेड एग से बनता है मेरा हीडियम लार्वा। ये इन्फेक्ट करता है किसको, स्नेल को। तो स्नेल के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो जाएगा, मेरा हीडियम। ठीक, यहां पर आता है
तो यहां से क्या बनता है भाई, ये स्नेल की बॉडी में ही चल रहा है। मेरा आ गया, आते ही क्या इसमें होता जाता है, स्पोरोसिस्ट में, उसके बाद रेडियल लार्वा में, उसके बाद सर्केरिया में, फिर सर्केरिया बदल जाता है मेटा। सर्केरिया तो बाहर जाता है, पहले बाहर जाएगा ये। सर्केरिया आया, घास में चिपका, बन गया मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया को खा लिया गया सिप के द्वारा। ये कहानी चलता है। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूं कि शिप के अंदर जब मेटा सर्केरिया गया, उसका वाल गल जाएगा, फिर वो खुद इंटेस्ट कहाँ गलता है, उसका वाल स्टमक की गैस्ट्रिक जूस में नहीं गलता, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में गलता है। फिर इंटेस्टाइन को भेदते हुए सीलोम में चला जाता है, सीलोम से लीवर में चला जाता है, न्यूट्रिशन लेता है, बाइल डक्ट में जाके चिपकता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेल फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है किसकी तुलना में, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तुलना में। भले ही वो हर्मेफ्रोडाइट हैं, द्विलिंगी हैं, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, एग फर्टिलाइज हो गया, जैगोट बन गया, चारों तरफ कवच बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी कहां में, इन प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट में। ठीक, जबकि यहां पर बाकी जो हो रहा है बाहर की तरफ, जैसे स्पोरोसिस्ट रेडियल लार्वा अपने संख्या बढ़ा रहे हैं ना, वो सेकेंडरी होस्ट में हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जर्म बॉल से ही डायरेक्ट अपने संख्या बढ़ा रहे हैं, कोई स्पर्म हुआ की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेकेंडरी होस्ट। तो यहां पर बारी बारी से हो रहा है ना, बारी बारी से क्या हो रहा है, सेक्सुअल अल्टरनेट हो रहा है। जो एडल्ट फेसियोला हिपेटिका है वो शिप के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बाकी जो लार्वा है जैसे स्पोरोसिस्ट रेडियल लार्वा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी कहाँ के बॉडी में, स्नेल के बॉडी में। कौन कौन करते हैं बोलने पर, स्पोरोसिस्ट और रेडियल लार्वा। तो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट होना ही तो कहलाता है मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाई sexual and asexual reproduction in alternate manner। समझ में आया, यस सर। ठीक। अगले कहानी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांस्ड लार्वल स्टेज। लार्वा एडवांस होते हैं भाई, क्यों एडवांस होते हैं, आप इन दोनों को देख लो, मीरास्टीडियम को देख लो और सर्केरिया, क्या समानता है बताएं मुझे कोई। एडल्ट की तुलना में मीरास्टीडियम लार्वा सर्केरिया लार्वा में क्या खासियत है, क्या एक्स्ट्रा है। याद रखें, एडल्ट लार्वा कभी भी अपने से तैर नहीं सकता है, स्विमिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। इन एडल्ट फेसियोला लोकोमोटरी ऑर्गन absent, so cannot can
ऐसे लिख दो, कैन नॉट स्विम, नहीं तैर सकता, बट इन मीरासिडियम में क्या पाई जाती है भाई, सिलिया होती है। मीरासिडियम एंड सर्केरिया लार्वा हैव लोकोमोटरी ऑर्गन। मीरासिडियम के लिए क्या था, सिलिया, देख लो। एंड सर्करिया के लिए क्या था, टेल, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम अनुसार। मैं पहले जो बात किया हूं मीरासिडियम की, दूसरे नंबर पर बात किया हूं सर्करिया की। तो यहाँ पर जो पहला लोकोमोटरी ऑर्गन बात कर रहा हूँ पहले नंबर के लिए है, मीरासिडियम के लिए सिलिया हो गया, सर्करिया के लिए टेल हो गया, ये पाया जाता है। तो इस तुलना में देखा जाए लार्वा क्या है, एडवांस है किसकी तुलना में, एडल्ट की तुलना में। समझ में आया? यस सर। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लार्वा में पाई जाती है और एडल्ट में नहीं पाई जाती है। ये तो सबसे मेन जो कैरेक्टर था ये, फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र से तैरना वाला। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सो बोथ लार्वा कैन स्विम फ्रीली, स्वतंत्र रूप से ये दोनों लार्वा तैर सकते हैं। ठीक, लार्वा में और क्या होते हैं, लार्वा आल्सो कंटेन, और क्या पाई जाती है उसमें, बॉडी का कैविटी होता है अंदर, देखो बड़े बड़े कैविटी पाए जाते हैं, बॉडी कैविटी। सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं भाई सामने तरफ, एपिकल पेपिला तरफ, सेंस ऑर्गन। ठीक, सेलुलर एपिडर्मिस जो कि जिसमें सिलिया पाई जाती है, सेलुलर एपिडर्मिस। ठीक, और जो कि ये सब किस में एब्सेंट होते हैं, एडल्ट में। ठीक, बट एब्सेंट इन एडल्ट, मतलब ये डेवलप नहीं होते एडल्ट में, लार्वा में ज्यादा डेवलप रहते हैं, इसलिए लार्वा जो है एडल्ट से एडवांस होते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक, ठीक, तो आज की कहानी यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक एडाप्टेशन ऑफ फेसियोला हिपेटिका। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू, शुभ रात्रि।